नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि सब्सिडी में ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम हर शनिवार लाइव आ रहे हैं और सारे लोगों के सवाल भी ले रहे हैं और साथ में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो हम हर शनिवार लाइव आके हर आप लोगों के जो भी सवाल हैं हम उनको डिस्कस करते हैं और आप जो हमसे सवाल पूछते हैं या आपके जो भी क्वेरी रहती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर हम शनिवार को एवरी सैटरडे कर ही रहे हैं और उम्मीद है कि हम आगे भी करते रहेंगे जब तक सभी लोगों की सब्सिडी नहीं आ जाएगी। उससे पहले सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि गणेश चतुर्थी अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और अभी तो 10 दिन चलने वाली है तो एंजॉय भी करोगे। आज बात करेंगे हम अपने सब्सिडी के बारे में। जैसा कि हर शनिवार हम बात करते हैं, सवाल लेते हैं आप लोगों के और डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आज भी मैं कुछ नया कुछ बताऊंगा आपको वीडियो के आखिरी में, और शुरुआत में भी कुछ पॉइंट हैं जो मैं पहले डिस्कस करता रहूंगा वीडियो के बीच में, जिससे क्या होगा कि आपको भी कोई भी अगर ऐसे इस तरीके का कोई भी आपका सवाल है तो वो पहले ही क्लियर हो जाएगा और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई भी सवाल रहता है तो आप हमें पूछ ही सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आप हमें लाइव में हर शनिवार को भी और मेल भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप कमेंट में पूछते हैं, मैं वहाँ जनरली रिप्लाई करता ही हूँ सभी के। कभी कभी एक दो दिन लेट हो जाता है कभी बिजी होने के कारण, लेकिन रिप्लाई मैं सभी के करता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आज मैं जो सबसे कॉमन चीज मैं देख रहा हूँ, लोगों के थर्ड स्टेज पे सब्सिडी रुक रही है ज्यादातर लोगों की। हालांकि इस बारे में मैंने पहले भी बात की है, वीडियो भी बना के दिया है, काफी लोगों ने पसंद भी किया, लोग कमेंट उसी पे बार बार पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आज पहले बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले रतन जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम एंड थैंक यू रतन जी। अब अभिषेक जी का सवाल, जी अभिषेक जी मैं आपका सवाल लेता हूँ। अभी पहले मैं आपको जो बता रहा था थर्ड स्टेज का, एक बार वो आप बता दूं, मैं फिर आपका सवाल लेता हूँ मैं। थर्ड स्टेज पे जनरली लोग बोल रहे हैं कि सब्सिडी रुकती है। देखो पहले क्या है, गवर्नमेंट ने जैसा बोला है सब्सिडी के बारे में कि 6 महीने लगते हैं सब्सिडी आने में। ठीक है, जो सब्सिडी का प्रोसेस है, जो गाइडलाइन है, वो उसके हिसाब से 6 महीने लगते हैं सब्सिडी आने में, जिसमें से पहला महीना आपका बैंक ले लेता है, जिसमें आप एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है और आपका सेकंड स्टेज तक आता है 1 से 1.5 महीने में, और 3 से 4 महीने लगभग लगभग लगते ही सब्सिडी में। लेकिन अभी क्या, कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। कोविड से पहले जनरली सब लोगों की सब्सिडी 6 से 7 महीने 8 महीने में आ रही थी, लेकिन अभी कोविड आया जब से, तब से कई लोगों की सब्सिडी 10 महीने में और 12 महीने में तक लगभग आ रही है। अगर 12 महीने से भी किसी की लेट हो रही है तो रीजन जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वो पता चला बाद में कुछ ऐसा मेजर रीजन था जो हमने मालूम नहीं किया, तो उसके वजह से भी सब्सिडी आपकी खराब हो सकती है, यानी निरस्त हो सकती है। जी अभिषेक जी, मैं आपको 1 मिनट आपका सवाल ले रहा हूं मैं। और तो मैं ये बोल रहा था कि सब्सिडी बता रहा था आपको कि थर्ड स्टेज पे अगर किसी की सब्सिडी 3 4 महीने हुए हैं अभी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सब्सिडी मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ आपको ध्यान रखने वाली वो ये बात है, आप उसको फॉलो करते रहें, आपको उसको ट्रैक करते रहें ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे ट्रैक करना है, उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जो है सब्सिडी वाली, उसमें जाके देख सकते हो। तो अपनी सब्सिडी को वीकली चेक करते रहे, कोई दिन बना ले, मंडे संडे जो भी आपको अच्छा लगे उस दिन आप एक बार ट्रैक करते रहें। 3 से 4 महीने तक ये चलता रहेगा। 3 से 4 महीने के बाद भी अगर आपका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होता है, आपका स्टेज चेंज नहीं होती, तो एक बार आप सीएनए को मेल कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। तो उससे पहले अभिषेक जी का सवाल ले लेता हूँ मैं। घर की रजिस्ट्री के कितने दिनों के बाद बैंक पीएमआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, घर की रजिस्ट्री को मैं समझा नहीं आपको। देखिए अभिषेक जी, रजिस्ट्री मतलब आप देखो लोन लेंगे आप, रजिस्ट्री से मतलब है कि जिस दिन आपका लोन डिस्बर्समेंट होगा उसके 1 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जानी चाहिए। यानी आपने किसी भी बैंक से लोन करवाया है, अपना होम लोन लिया है, और आपने लोन लेने के 1 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन आईडी नहीं आती, तो आप उनको मेल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना सफिशियंट होता है अप्लाई करने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता है कि हमारा लोन जैसे डिस्पर्स होता है उसके बाद हमें हमारे पैसा आता है हमारे अकाउंट में, और उसके बाद हमारी जो फॉर्मेलिटीज रहती है सब्सिडी में अप्लाई करने की, तो वो सारी चीजें प्रोसेस होती है, तो लगभग लगभग 15 20 दिन
हम अप्रोक्सीमेट 1 महीने लेकर इसलिए चलते हैं क्योंकि बैंक को भी बहुत सारे ऐसे केस होते हैं तो उनको टाइम देना चाहिए, लेकिन 1 महीने के अंदर आ जानी चाहिए एप्लीकेशन आईडी। तो आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्री के 10 दिन हो चुके हैं अभी तक, यानी आपका कहना है कि लोन डिसबर्समेंट के 10 दिन हो चुके हैं, ऐसा कहना है आपका? है ना? तो थोड़ा-सा क्लियर लिखिए क्योंकि रजिस्ट्री नहीं, यहाँ पे लोन से आप डिसाइड करें, जैसे लोन डिस्कस होगा उसके बाद, जैसे ही लोन डिस्कस हो जाता है आपके यानी कस्टमर के अकाउंट में, उसके बाद ही सब्सिडी के लिए अप्लाई होता है और उसके 1 महीने के अंदर-अंदर आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जानी चाहिए। चिराग जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर मेरी सब्सिडी 3rd स्टेज में 9 महीने हो गया है, आगे नहीं बढ़ता है। चिराग जी, अगर 3rd स्टेज पे अगर आपकी सब्सिडी 9 महीने हो गए हैं और आपका स्टेटस अभी भी ग्रीन दिखा रहा है, यानी कोई भी उसमें चेंज नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, फिर भी आप 9 महीने हो चुके हैं तो आपको चाहिए कि आप सीएनए को मेल करें। आप सीएनए को मेल करके अपना स्टेटस पता करें कि किस वजह से आगे मूव नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो स्टेटस आप पता कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी सब्सिडी में और आपको सब्सिडी जल्दी मिल जाएगी। तो आप स्टेटस को थोड़ा-सा पता कर लें, आप स सीएनए को मेल करके, सीएनए को कैसे मेल करना है, मैंने हालाँकि वीडियो बनाया था अभी और फिर भी मैं अभी कुछ टाइम बाद अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीएनए को कैसे मेल करना है। तो आप स्टेटस पता कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम वीकली चेक करते रहें और सब्सिडी आपकी नवंबर-दिसंबर तक लगभग सब्सिडी आ जाएगी। मोस्टली लोगों की आ जाएगी, जिन लोगों ने 3rd स्टेज पे है अभी। रतन जी, सब्सिडी थर्ड Which I do like this, I continue with my email. देखिए आपको अगर 3rd स्टेज पे ग्रीन है, आपकी 3rd स्टेज पे ग्रीन है सब्सिडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और कितना टाइम हुआ है आपको? हाँ, आप सीएनए को मेल करते रहो। अगर आपको 4 से 5 महीने हो गए हैं तो आप सीएनए को मेल करते रहो और उनको वीकली या 10 दिन में या 8 दिन में एक बार उनको रिमाइंडर डालते रहो, उनको लिखते रहो स्टेटस के लिए। ठीक है, अगर स्टेटस मिल जाता है तो फिर भी आप 15 दिन में एक बार उनको फिर से रिमाइंडर डाल के एक स्टेटस ले सकते हो और जिससे आपको कोई भी अगर कोई भी क्वेरी होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी सब्सिडी में, तो वो बता देंगे तो उसको आप क्लियर कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन सब्सिडी आपकी आ जाएगी। तो आपका अब रिमाइंडर आपने डाला है तो आप उनको ऐसे डालते रहो और थोड़ा सा स्टेटस लेते रहो, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जसप्रीत जी, आई थिंक आपका नाम, जी। सो आपका अभी सब्सिडी में कितना टाइम हुआ है? वैसे आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से 3rd स्टेज पे है सब्सिडी, तो आप मेल डाल के आप पता कर सकते हैं, है ना? और कितना टाइम हुआ आप एक बार बताएंगे तो मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसके बारे में। सो मैं आपको 3rd स्टेज का बता रहा था, तो 3rd स्टेज पे सब्सिडी जनरली काफी लोगों की रुक नहीं रही है एक्चुअली ना, वहां पे टाइम लग रहा है। 3rd स्टेज एक मेजर स्टेज है, यहाँ पे सब्सिडी या तो आपको मिलेगी या आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको सब्सिडी मिलनी है या नहीं मिलनी है। अगर आपका 3rd स्टेज क्लियर होता है इसका मतलब है आपको सब्सिडी मिलनी है, अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3rd स्टेज पे सारी चीजें आपकी चेक होती है। आपका केवाईसी चेक होता है, आपने मतलब दो दो बार आपके केवाईसी चेक होते हैं, आपने पूरे भारत में कभी कोई घर तो नहीं लिया है या प्रधानमंत्री का आवास योजना का कभी लाभ तो नहीं लिया है या कोई ऐसी योजना जो गवर्नमेंट की हो घर लेने के लिए, तो उसका तो कोई लाभ नहीं लिया है आपके परिवार ने। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं, इसलिए इतना टाइम लग जाता है और पूरे भारत की एप्लीकेशन होती है, तो जनरली इस टाइम लग जाता है। इसके कारण से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी सबकी मिलेगी, है ना? सो ये 3rd स्टेज का है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर 3 से 4 महीने हुए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा वेट करें। 5-6 महीने हो जाते हैं तो आप एक बार सीएनए को मेल करें। ठीक है, अब मैं इसमें आपसे जैसे बता रहा था कि सीएनए को मेल कैसे करना है।
ठीक है रतन जी, आपका जनवरी में एप्लीकेशन आईडी आया था ना, तो ठीक है, इसके हिसाब से आपको ये सब्सिडी ठीक है। थोड़ा सा ये अभी क्या ना सेकंड लॉकडाउन आया था, उसकी वजह से काफी लोगों की लेट हो गई है सब्सिडी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप बस स्टेटस पता कर लीजिएगा, स्टेटस सब कुछ ठीक है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। फिर भी कोई भी डाउट लगेगा तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट करके बार बार पूछ सकते हैं। अब मैं इसमें बता रहा था आपको कि सीएनए को कैसे मेल करें। हालांकि मैंने अभी वीडियो बनाया था और इसमें आपको मालूम होगा, काफी लोगों ने आपने देखा भी है, कमेंट भी करे उसी में, तो मैं आपको एक बार और बता दूं आपको। उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि सीएनए को कैसे मेल लिखना है, क्या चीज हाईलाइट करना है और क्या क्या मेंशन करना है। उसके साथ में एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमें सीएनए की ईमेल आईडी दे दीजिए, हमें मेल डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, मेल हमको लिख के दे दीजिए, लिंक दे दीजिए। तो मैं आप लोगों को सबसे एक निवेदन करता हूँ कि आपने अगर वीडियो देखा तो वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार खोल के देखिए। मैंने वहां पे सारी ईमेल आईडी दिए हैं, सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, सारी डिटेल दिए हैं, हर चीज की डिटेल दी है, ऑनलाइन कैसे चेक करना है। और साथ ही साथ मैंने जो वीडियो इससे रिलेटेड है मैंने वो उसकी भी लिंक दी है। और साथ ही साथ मैंने जो मेल लिख के वीडियो में बताया है उसको ही मैंने एडजेक्टिव से कॉपी करके ड्राफ्ट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं। आपको वीडियो अगर आपने नहीं देखा और आप ऐसे कमेंट करके पूछ रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक सीसी क्या होता है, सीसी में किस, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि बैंक को भी सीसी में रखें, जिससे क्या होगा, बैंक को भी पता रहेगा कि आप उन सीएनए को मेल कर रहे हैं, तो दोनों लोगों को पता रहेगा कि आप स्टेटस जानना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। तो कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर सीसी क्या होता है और बैंक को सीसी में कैसे रखते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए। और उसमें मैंने बहुत ही लेवल, मेरे यहाँ सारे वीडियो आप देखते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको समझ आए। मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो यही है कि लोगों को फाइनेंशियल अवेयर करूं और लोगों को समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं ऐसे जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं रहती है जनरली, या क्योंकि हमारे स्कूल में और कॉलेज में तो हमें कभी ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाता इस तरीके का। लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है फाइनेंस का नॉलेज, क्योंकि हम जनरली लोन लेते हैं, लोन कोई बड़ा नहीं लेते, छोटा तो लेते हैं, कभी मोबाइल लोन से लेते हैं, कभी घर के कोई भी फ्रिज का, एसी का भी फाइनेंस करवाते हैं, तो कभी हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें ये सब चीजों पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, क्या पेनल्टी लगती है, कितने टाइम का इनका जो ड्यूरेशन रहता है पेमेंट करने का। तो ये सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए। तो बेसिक बेसिक सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि आप सबको पता रहे, जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। जनरली आजकल ऑनलाइन इतने फ्रॉड होते हैं, अगर आप थोड़े से अवेयर रहेंगे तो इस आपके साथ फ्रॉड भी नहीं हो सकेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा था कि सीएनए का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेल कैसे करें, तो आप एक बार प्लीज उसको देख लीजिए। और उसमें जो भी मैंने समझाया है उसके बाद आपको पूछने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे भी नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख लीजिए, मैंने सारी उसमें तीनों सीएनए यानी सेंट्रल नोडल एजेंसी जो है अपना एनएचबी, हुडको और एसबीआई, इनकी मेल आईडी दी है, इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं। और साथ ही साथ मैंने जो मेल बताया है वीडियो में वो ड्राफ्ट करके दिया, तो आप वहां पे जाके उसमें मेल कॉपी करके उनको मेल कर सकते हैं। बैंक को सीसी में कैसे रखना वो भी मैंने वीडियो में बताया, तो आप इसको एक बार देख लीजिए प्लीज। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीने वाला पार्ट समझ में आएगा और अब आपको आगे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फिर भी और बाकी लोगों के सवाल हो तो आप पूछते चलिए, क्योंकि 5:30 बजे तक जैसा आप जानते हैं कि हम हर शनिवार 5 से 5:30 बजे तक का आधा घंटे का ही सेशन रखते हैं। बाकी ज्यादा लोगों के सवाल आएंगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम 5 बजे ही आधा घंटे का ही रख रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के सवाल इसमें सॉल्व हो जा रहे हैं। तो अभी इतना ही चल रहा है। तो जिसके भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इसमें एक मुझे किसी ने पूछा था कि सब्सिडी के बाद होम लोन ट्रांसफर करवा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सब्सिडी मिलने के बाद आप होम लोन को ट्रांसफर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं किसी भी अदर बैंक में। जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में अभी प्राइवेट बैंक से ऐसे ले लिया है, आपने लोन लिया है, लेकिन अभी क्या है, आप उसका ब्याज ज्यादा जा रहा है, आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। कई लोगों को मैंने सुना कि 10%, 10.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जबकि होम लोन में 7%, 7.5% में आपको मिल जाता है जनरली। तो अब आप सब्सिडी की वजह से आप रुके हुए हैं उस बैंक में, उस एनबीएफसी में।
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको जैसी सब्सिडी आती है उसके बाद आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, सोचने की कोई भी बात नहीं हो। चाहो तो बंद भी कर सकते हो। आपको जैसे आपको लगता है कि आप सब्सिडी के ही वजह से आपने लोन लिया था, तो सब्सिडी आने के बाद आप चाहो तो लोन को बंद भी कर सकते हो। लेकिन उसमें उससे पहले बंद करने से पहले अपने बैंक से एक बार बात कर लेना, क्योंकि प्री पेमेंट और प्री क्लोजर पे कुछ वो चार्जेस लगाते हैं। सारी बैंकें नहीं लगाती हैं, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, तो आप एक बार उनसे भी बात कर लेना, जिससे थोड़ा-सा आपको पहले से क्लियर रहे सारी चीज़ें। ठीक है? सॉरी। सब्सिडी के ठीक है, तो आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हो, और किसी को भी इसके बारे में कोई डाउट है, फिर भी हमसे सवाल कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको ये सोचने की बात नहीं है, सब्सिडी के बाद आप होम लोन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो किसी भी बैंक में, करवा सकते हैं। अपनी बैंक से पहले बात करें, अगर वो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के दिया था कि 5,000 तक का ईएमआई अपना कम कैसे करवाएँ, उसमें मैंने ये पॉइंट भी मेंशन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आप ट्रांसफर करवा सकते हो। अपनी बैंक से पहले बात करें कि मैं अगर होम लोन ट्रांसफर अपना करवा रहा हूँ, अगर आप हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप नहीं करते हैं तो मैं इसको ट्रांसफर करवा लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। आपकी सब्सिडी मिलने के बाद आपके पास पूरा अधिकार है कहीं भी अपने लोन को ट्रांसफर करवाने का। इसी बीच अ, अपना होम लोन तब ट्रांसफर ना करवाएं जब आपकी सब्सिडी प्रोसेस में हो। जैसे कई लोगों के थर्ड स्टेज में है, और लेकिन वो बोल रहे हैं, मुझे कई लोगों ने पूछा कि अभी ट्रांसफर करवा लें तो सब्सिडी नहीं। ऐसे में क्या होगा कि आपकी अभी इस बैंक है और ये जो एनबीएफसी उसने अप्लाई किया हुआ है सब्सिडी को, और अगर आप उसे ट्रांसफर करवा लेंगे दूसरे में, तो आपका ये मिसमैच हो जाएगा और आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि पहले अकाउंट नंबर इस बैंक का था, अब अकाउंट नंबर दूसरी बैंक का हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है। तो ये गलती ना करें, है ना? अगर सब्सिडी प्रोसेस में है तो सब्सिडी लेने के बाद ही ट्रांसफर करें। ठीक है? रामराज जी, थैंक यू, वेलकम हमारे चैनल पे, आपका स्वागत है। जी, आप एक किस्त आपका मैं सवाल समझा नहीं हूँ, आप प्लीज अपना पूरा सवाल लिखिए। ठीक है, तो सब्सिडी का मैं आपको होम लोन का ये बता रहा था, तो आपने ट्रांसफर करवाना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है? ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट की बात कर लेता हूँ इसमें। किसी ने कमेंट भी किया था हालाँकि, और क्या बोलते हैं उसको, ये पॉइंट भी है, किसी ने पूछा था तो मैं आपको बता दूँ। अकेले घर लेना है, मतलब आप इंडिविजुअल हैं और घर लेना चाहते हैं, तो को-एप्लीकेंट में अपने फादर को रखें या मदर को रखें, किसको रखें, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर आप इंडिविजुअल घर ले रहे हैं, यानी आप खुद ले रहे हैं, आपकी एज लीगल है, यानी आप 18 साल से ऊपर हैं, और इनकम आप करते हैं, या कुछ सैलरी वगैरह आती है, आपकी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आप घर ले सकते हैं। इसमें किसी को भी को-एप्लीकेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपके पिताजी हो, या कोई भी भाई-बहन, किसी को भी को-एप्लीकेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनमैरिड हैं, एज आपकी लीगल है और आप कमाते भी हैं, तो आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और सब्सिडी भी ले सकते हैं। जैसा कि रूल है गवर्नमेंट का कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी में महिला को ओनर को एप्लीकेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल अनमैरिड के केस में ऐसा नहीं है। अनमैरिड व्यक्ति एज लोन ले सकता है बिना महिला के। उसे किसी को एप्लीकेंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पिताजी के नाम से घर है पहले से, और आप चाहते हैं कि आप भी सब्सिडी लें, तो आप अपने इंडिविजुअल अपने नाम पे घर लीजिए, जिससे आपको भी सब्सिडी मिल जाएगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये आपका पॉइंट थोड़ा-सा क्लियर हुआ होगा, है ना? तो इस तरीके का किसी को भी डाउट है, तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि आप अपना घर ले रहे हैं, तो अपने नाम पे आप ले सकते हैं। आपको किसी भी से भी कोई एप्लीकेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई एप्लीकेंट नहीं रखेंगे तो हमको लॉ सब्सिडी नहीं मिलेगी, महिला नहीं रखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अनमैरिड हैं, तो आप अपने दम पे यानी अपने नाम पे अपना ले सकते हैं घर, और सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको सब्सिडी भी मिलेगी। रवि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका सवाल क्या है? माय पीएमवाई एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ड्यू टू द बैंक एरर, दे मेंशन द पेरेंटल होम एज ओन हाउस।
देखिए रवि जी, आपके अगर बैंक के एरर की वजह से हुआ है तो बैंक इसको करेक्ट करवा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बोल रहे हैं कि एमआईजी बन का केस है, तो अगर मार्च 2021 से पहले आपकी सब्सिडी अप्लाई हुई थी या और से पहले घर आपने होम लोन लिया था, तो आपकी ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद का केस है आपका तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मार्च से पहले अगर आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, मार्च से पहले आपने होम लोन लिया था, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और बैंक ने एरर किया है और बैंक बोल रहा है इसे सही कराने के लिए, तो डेफिनेटली सही हो जाएगा, क्योंकि बैंक टू बैंक और ये कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो एफिडेविट लगाने की बोल रहे हैं तो आप उनको एफिडेविट दे दीजिए और अपने सब्सिडी के लिए रीसबमिट करवा दीजिए, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। राम जी 12 मंथ हो गए हैं। एक किस्त अब बोल रहे हैं कि सर आप एक फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं या एक किस्त जो आपने पहले लिखा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। जी रवि जी, आपका ना होम लोन अक्टूबर में है तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जो शायद मैंने मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि आपने चैनल पे भी कमेंट किया था किसी वीडियो पे, तो मैंने आपको उस समय भी शायद यही सजेशन दिया था। फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि बैंक के एरर से हुआ है तो आप बैंक से बात करके करेक्ट करवा लीजिए, आपको सब्सिडी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं की बात नहीं हो। फिर भी आपको सब्सिडी की कोई भी प्रॉब्लम आती किसी बैंक से रिलेटेड भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेलकम रवि जी फॉर योर वर्ड्स, थैंक यू। सो बढ़ते हैं अपने सेशन के आखिरी की तरफ। अब सेशन टाइम होने वाला है खत्म, किसी के और भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और रामराज जी, आप अगर दोबारा से एक बार अपना सवाल बता देंगे तो मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ना फिर सेशन खत्म करने वाले हैं और फिर अगले शनिवार को मिलेंगे हम इसी समय 5 बजे। और तो फिर आपको चाहो तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप पूछना चाहते हैं तो एक बार मुझे क्लियर करना, अपना सवाल लिखें तो मैं आपको जरूर जवाब देता हूँ। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा रिटर्न हो गया था, बैंक मना कर रहा है सब्सिडी नहीं मिलेगी। रवि जी, आप कह रहे हैं कि आपकी सब्सिडी रिटर्न हो गई है ना? तो तो सब्सिडी किस कारण से रिटर्न होती है, ये चीज भी मैंने अपने पहले कई सारे वीडियो में बताई और पहले भी मैंने लाइव में ही बताई थी। जनरली सब्सिडी रिटर्न तब होती या तो हमने अंडर कंस्ट्रक्शन घर लिया है और उसकी हमारी किस्तों में हमारी जो डिसबर्समेंट है, जो पैसा हमारा किस्तों में आ रहा है, अगर वो पैसा आपका किस्तों में आ रहा है तो आपको पहले इंस्टॉलमेंट यानी पहली किस्त से 36 महीने के अंदर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है बैंक को। अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया होगा तो इसके कारण आपकी सब्सिडी रिटर्न हुई होगी। तो अभी रिटर्न हो गई तो आप बैंक से बात कर लीजिए, क्योंकि ऐसा सब्सिडी की गाइडलाइन में कहीं भी नहीं लिखा है कि सब्सिडी रिटर्न हो गई तो उसके बाद वापस कैसे आ सकती है। तो अगर इस कारण से रिटर्न हुई है तो आप बैंक से एक बार बात कर लीजिए, हो सकता है कि आपका काम हो जाए। लेकिन अगर और भी कोई रीजन है तो एक बार मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको पता कर लेता हूँ कि क्या रीजन है और सही है या नहीं है। लेकिन अगर ये वाला रीजन है तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि आपकी सब्सिडी फिर वापस आएगी, क्योंकि ना ये चीज मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि रीजन आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता रहे हैं, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है रहा है आपका? क्योंकि सब्सिडी के में ये भी बहुत अच्छे से मतलब लिखा हुआ है कि भाई आपका कोई भी ईएमआई ड्यू नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप उनसे उनसे टाइम ले लीजिए, उनसे आप बात करके उनसे आप समय ले लीजिए कि किस बनने के लिए कि मैं 1 महीने 2 महीने तक अपना पैसा नहीं दे पाऊंगा आपका, और आप मुझे 2 महीने 3 महीने आपकी कंडीशन जो भी है बता दीजिए। आप उनसे समय लेके आप 3 महीने 2 महीने का आप एक टाइम ले सकते हैं पेमेंट करने के, तो उस केस में बैंक अगर लिख के देगी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मन से किस्त देना बंद कर देंगे तो ये आपका क्या आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ओडी में चला जाएगा, और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर तो खराब हो गई होगा, और साथ ही साथ आपको क्रेडिट स्कोर और ये सारी चीजें होंगी और आगे लोन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर इस तरीके का किया है आपने तो अनिल जी, आप एक बार मुझे ना अपना कितने दिन का आउटस्टैंडिंग था मुझे एक बार वो क्लियर करके मुझे एक बार चैनल पर बता दीजिएगा, लिख के किसी कमेंट करके किसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको जरूर वहां पे रिप्लाई करूंगा। या आपको अभी मालूम है तो अभी भी बता दीजिए कितने दिन की आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रखना फाइनेंस में मतलब जस्ट एक टाइम, मैं आपको क्लियर बताऊं, मैंने फाइनेंस में इतने साल से काम कर रहा हूँ। फाइनेंस में अगर आप काम करते हैं तो आपका सिविल स्कोर
आपका क्रेडिट हिस्ट्री कभी खराब मत होने देना, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको भविष्य में कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, ये लोग काम आने वाले हैं, क्रेडिट को कार्ड के वगैरह है, ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, तो इनके साथ आप कभी आप रिकॉर्ड खराब ना करें। हमेशा लोन उतना ही लें जितनी ज़रूरत हो। ये चीज़ मैं बार-बार बताता हूँ और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और बताता रहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आपको मेरा मालूम है कि मेरा जो मिशन है पूरा इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप लोगों की मदद से ही कर पाऊँगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे ही हम आगे लोगों को भी और अवेयर करते रहेंगे, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी आप हमें कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। मैं हर सबके सवाल 1 से 2 दिन के अंदर सबके रिप्लाई करता ही करता हूँ। कमेंट में कभी लेट हो सकता है 2 या 3, कभी वीकेंड पे या कोई रीज़न से, नहीं तो जनरली मैं 1 से 2 दिन में सबके रिप्लाई कर देता हूँ। अनिल जी, 1 साल तक आपने नहीं भरा अप्रोक्स पैसा। अ, अनिल जी, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। मैं सॉरी टू से, मुझे कहने में बुरा लग रहा है कि आप आउटस्टैंडिंग की वजह से गए 1 साल बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। ऐसे में कोई भी बैंक आपको मतलब ये तो आपका एनपीए में चला गया खाता। 90 डेज़ के बाद तो आपका खाता एनपीए में चला जाता है। 3 मतलब न 3 महीने के बाद तो आपका ये खाता ही एनपीए में चला गया। अभी तो आप 1 साल से आप बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग है, आपने 1 साल से ईएमआई नहीं भरा, तो पॉसिबल पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपको सब्सिडी मिलेगी। इवन आपका तो अभी तक आपका सिविल स्कोर भी खराब हो चुका होगा, अगर 1 साल से अगर आपने बिना मॉनिटोरियम के अगर आपने किस्त देना बंद कर दिया, अगर आपने मॉनिटोरियम नहीं लिया, बैंक से बात नहीं की और आपने ईएमआई देना बंद कर दिए, तो ये थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है कि आपको अब सब्सिडी शायद मिले, लेकिन साथ ही साथ रिकॉर्ड खराब हो। लेकिन आप बैंक से एक बार बात कर लीजिए, अगर बैंक आपसे अगर आपके रिलेशन ठीक है बैंक से, तो शायद आपका काम बन सकता है। लेकिन इसमें अभी कोई हेल्प दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ना आपने 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, ऐसे में आपका खाता यानी अकाउंट आपका एनपीए हो जाता है और एनपीए होने पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका रिकॉर्ड खराब होने लगता है, आपको लोन मिलने में परेशानी आने लगती है और उस रिकवरी एजेंट कॉल करने लगते हैं, तो वो लंबा ड्यूरेशन हो जाता है 1 साल। तो आप बैंक से एक बार बात कर लीजिए, शायद बैंक अगर आपकी मदद करना चाहे या आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो शायद वो कर दे आपकी कंडीशन को समझ के, जो भी आपकी कंडीशन है, क्योंकि बैंक आपको समझ रही होगी, तो शायद हो सकता है। लेकिन अभी आप जैसा मुझे बता रहे हो, उस हिसाब से पॉसिबल तो नहीं है कि आपको सब्सिडी रिटर्न जो हो चुकी है, वो वापस आ जाएगी। तो एक बार अनिल जी, आप बैंक से बात कर लीजिए। हाँ, लेकिन कोई भी बैंक से बात करने में या किसी चीज़ में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा वहाँ पे। आज के सेशन में हमने ये सारी बात करी, तो मैंने बोला था कि मैं सेशन खत्म होने के साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ पहले कि मैं ये सैटरडे वाला जो हर सैटरडे 5 बजे हम लाइव आ रहे हैं और आप लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए हम आते रहेंगे। और मैंने एक जो चलो मैं इसको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें अभी मैं हाल ही में एक मैंने कमेंट देखा था कि कई लोगों को मेल कर रहे हैं आप एनएचबी वगैरह को या सीएनए किसी को मेल कर रहे हैं, तो कोई मेल आ रहा है और जो फाइल में आ रहा है खुल नहीं रहा है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप किसी को जैसे आप सीएनए को मेल कर रहे हैं और रिप्लाई में कोई मेल आ रहा है, तो पहले ईमेल आईडी चेक कर लें क्या वो सही मेल है, क्योंकि आजकल फ्रॉड मेल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो कुछ अटैचमेंट देते हैं, उस अटैचमेंट को अगर आप ओपन करते हैं और उसमें जो क्वेरी रहती है अगर उसे आप फिल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके मेल आईडी हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ऐसी मेल जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप उसको टच ना करें, खोलें भी नहीं, है ना? आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे पूछ सकते हैं या आप अपने किसी भी कलीग को, अपने जो भी जानकार को पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी मेल जो आपको लगता है कि ईमेल सही नहीं है, इससे ये ईमेल मेरे पास नहीं आने चाहिए थे, या आपने एनएचबी को मेल करा और रिप्लाई में एनएचबी जैसा कुछ दिख रहा है, तो एक बार चेक कर लें कि एनएचबी का ही ईमेल आईडी से आ रहा है क्या? तो सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर लें, तभी उस मेल में कुछ भी छेड़खानी करें। ओपन कर रहे हैं, ओपन कर सकते हैं, देख लें, लेकिन उसमें कुछ भी जो भी अटैचमेंट है या कुछ न कुछ डिटेल फिल करना रहे, ऐसी कोई भी चीज़ें करनी हो तो ना करें, क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखने को मिले हैं कि जिससे ईमेल आईडी उनका हैक हो जाता है और फिर आपके आईडी पासवर्ड चले जाता है। हालाँकि अगर आपका उस ईमेल आईडी से आपका बैंकिंग वगैरह में ऐड है या कोई दूसरे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन वगैरह करते हैं आप, तो उससे अगर ऐड है, कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंट ऐड है फाइनेंशियल, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर कुछ ऐड नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का है तो थोड़ा सतर्क रहें और ध्यान रखें इन चीज़ों का। दूसरी चीज़ मैं आपको वो बोला था बताऊँगा। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि ये वीडियो के जो सैटरडे का लाइव आ रहे हैं और इसमें 5 बजे का टाइम है।
अगर आपको इसमें टाइम में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई लगता है कि कोई भी ये टाइम सूट नहीं कर रहा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएँगे, हम टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। हालाँकि मैंने सैटरडे का टाइम इसलिए रखा शाम को, ना जनरली लोग शाम को फ्री रहते हैं, लाइक कई लोगों के वीकेंड भी होते हैं सैटरडे को या हाफ डे भी होते हैं, तो जनरली सैटरडे 5 बजे तक लोग फ्री हो जाते हैं, तो मैंने इस वजह से सोच के रखा है 5 बजे। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपने जो भी चैनल के माध्यम से आप सभी की सब्सिडी के रिगार्डिंग तब तक आपके साथ खड़ा रहूँगा, तब तक आपकी मदद करता रहूँगा, जब तक हर एक की सब्सिडी नहीं आ जाती है। हरीश जी हैं हमारे चैनल पे ऐड हैं और हमारे मेंबर हैं अपने से यूट्यूब फैमिली के, तो उन्होंने बोला था मुझे कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने बोला ऐसा, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि सभी लोगों का, उनको जैसा मैंने बोला आप लोगों की, जब तक आपकी एक की भी व्यक्ति की सब्सिडी नहीं आए, तब तक आप मुझसे कभी भी किसी समय सवाल कर सकते हैं और मैं तब तक आपके साथ खड़ा हूँ। और साथ ही साथ आगे इसी चैनल में अपने मार्केट मिस्ट्री में मैं आपको सेविंग कैसे करनी चाहिए, लोग सेविंग को बहुत लाइटली लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, लोग आज का सोचते हैं, आज खाया पिया, कल के बारे में नहीं सोचते हैं, अब आने वाले फ्यूचर प्लान नहीं सोचते हैं, सोचते हैं आगे क्या करना है, जीना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो लोग नहीं समझते फाइनेंस को लेके, तो मैं आगे इसी चैनल पे आपको बताने वाला हूँ कि सेविंग कैसे करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचते, सेविंग कैसे करें? तो मैं वो भी आपको बताऊँगा कि कैसे आप ₹100 से, ₹50 से, ₹200 से सेविंग करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के विज़न लेके कैसे कर सकते हैं, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे इसी चैनल पे आपको बताने वाला हूँ, कि सेविंग्स आइडिया बताने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। धीरे-धीरे मैं आपको इसमें शेयर मार्केट के बारे में हालाँकि शेयर मार्केट के रिलेटेड मैंने काफ़ी फंडामेंटल वीडियो बनाए हैं पहले भी। आप चाहो तो उनको देख सकते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो आप उनको भी देख सकते हो। और बैंकिंग, अगर माइक्रो फाइनेंस के लोग जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए माइक्रो फाइनेंस के मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, बैंकिंग और लोन से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि बैंक से कैसे बात करना है, बैंक अगर नहीं सुनना तो उसकी कंप्लेन आरबीआई को कैसे करना है, ये भी आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपको एक थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज रहे फाइनेंस का। जो मैंने आपको बताया कि मेरा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे चैनल से जुड़ा है, जो हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर है, जो हमारा एक परिवार बन चुका है, मैं चाहता हूँ उसको कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको तो हो ही नहीं, साथ ही साथ उसके साथ जितने लोग भी हैं, जो उसके मित्र हैं, कलीग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी वो समझा के बता सके कि हाँ, इस तरीके से बात करें। क्योंकि मैंने कई सारे प्राइवेट जो बैंकिंग हैं, एनबीएफसी हैं, देखा है, जो स्टाफ लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं, बीएम लेवल पे होते हैं, मिसबिहेव करते हैं, कई सारी बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने देखी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जब अपने राइट्स पता होंगे, जब आपको अपने अधिकार पता होंगे, तो आपसे कोई भी बदतमीजी नहीं कर पाएगा और आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। तो इस चीज का भी आगे आगे अपन सीखते चलेंगे इसके साथ। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये सेशन अभी मैं थोड़ी देर में इसको अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से आप अपने दोस्तों परिजनों में और उन लोगों को जिनकी सब्सिडी से प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले सैटरडे को। और हाँ, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कल है संडे, और संडे जैसा मैंने लास्ट सैटरडे आपसे वादा किया था कि हर संडे में एक वीडियो लेके आऊंगा शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, जिसमें मैं 5 कमेंट किसी के भी उठा के रेंडमली पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप वो भी चाहो तो देख सकते हो हर संडे 8:30 बजे, जैसा कि वीडियो का अपना समय है 8:30 बजे सारे वीडियो आते हैं। सो ठीक है, चलते हैं, सेशन खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।